हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के लिए एलटी के एग्जाम का पेपर हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आज हम लेके आए हैं जो 2018 में हुआ है। उत्तराखंड एलटी की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी के पेपर का आज हम डिस्कस करेंगे। ये रहा आप लोगों के सामने एलटी में जो 21 तारीख को हुआ है 2018 में। तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। सेट नंबर ए है जिसमें आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड जो पूछा जाता है, शिक्षण जिसको अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि के जो 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आज हम डील करेंगे। डेली सेशंस वाइज हम इसको डील करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। इसी तरीके के प्रैक्टिस सेशन को भी हम डेली लेके आएंगे। अभी के लिए एग्जाम पोस्टपोन हो गया है लेकिन बहुत जल्दी एग्जाम जल्दी से होगा। अभी 25 को होने वाला था एग्जाम लेकिन अब वो कैंसिल हो गया है। तो जल्दी से सून डेट आएगी। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड के जो पेपर हैं। इसके बाद हम हिंदी और साइंस और एसएसटी के लिए भी हम क्वेश्चंस को लेके आएंगे। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन किस विधि की ओर संकेत करता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सा कथन है, कौन सी विधि इससे इंस्पायर्ड है? डिमॉन्स्ट्रेशन विधि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रदर्शन विधि, हेरिस्टिक मेथड के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान विधि, या ऑप्शन डी बोलता है प्रोजेक्ट विधि। क्वेश्चन क्या था? यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यानी कि क्रियाकलाप से मतलब क्या होता है? क्रियाकलाप से मतलब होता है भाई एक्टिविटी, है ना। इंग्लिश वाले क्वेश्चन की तरफ आप दे रखी है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी किस चीज से रिलेटेड होती है? सिंपल सी बात है भाई, प्रोजेक्ट मेथड में हमें एक्टिविटीज ही दी होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। यहाँ पर पर्पसफुल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की गई है किसमें? सोशल एनवायरनमेंट में, यानी कि सामाजिक वातावरण में। तो एक्टिविटी जब आपको दी जाती है कोई भी एक्टिविटी, और एक्टिविटी किसमें होती है? ग्रुप्स में होती है। ये ध्यान रखना आप, जब आपसे ग्रुप्स में एक्टिविटी कराई जाएगी तो वो कौन सा मेथड है? वो प्रोजेक्ट मेथड कहलाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है इस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। प्रदर्शन विधि हम किसको बोलते हैं? प्रदर्शन विधि वो होती है जिसमें एक टीचर यानी कि एक अध्यापक स्टूडेंट को डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू यानी कि किसी प्रयोग के विधि के थ्रू समझाता है। बात क्लियर हुई? समस्या समाधान विधि का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपके पास कोई भी समस्या है जिसको हल किसने किया है? आपके टीचर ने किया है, या हो सकता है एक स्टूडेंट ने ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आता है क्रिटिकल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स, जब आप जाकर चीजों को सॉल्व करते हैं। तो बात क्लियर हुई? नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। चिंता यानी कि थिंकिंग के जो लेवल होते हैं, द लेवल ऑफ एंजाइटी विच मेक स्टूडेंट रिसेप्टिव ऑफ लर्निंग, क्या कहलाएगा वो? ऑप्शन ए चिंता ना होना, अत्यधिक चिंता होना, सामान्य चिंता, अधिगम सीखने का चिंता से कोई संबंध नहीं है। पूछा गया है द लेवल ऑफ एंजाइटी, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वो क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। इस स्तर को हम बोलते हैं नॉर्मल एंजाइटी, सामान्य चिंता। लेवल ऑफ एंजाइटी रिसेप्टिव ऑफ लर्निंग, रिसेप्टिव ऑफ लर्निंग का मतलब क्या? सीखने के लिए जो बच्चा अधिग्रहण करता है, अधिगम को जो अधिग्रहण करता है, तो उसमें जो चिंता होती है वो क्या कहलाती है? वो उसको हम बोलते हैं भाई नॉर्मल एंजाइटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टीम टीचिंग ए टीम ऑफ, हिंदी में देखते हैं दल शिक्षण में दल क्या है? ये पूछा गया है। टीचर हु प्रिपेयर द टीचिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट, स्टूडेंट हु प्रिपेयर द टीचिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट, टीचर एंड स्टूडेंट हु प्रिपेयर टीचिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट, या नन ऑफ द अबव। तो टीम टीचिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? ये पूछा गया है। तो देखिए टीम टीचिंग है ऑप्शन नंबर ए, अध्यापकों का जो एक शिक्षण योजना को तैयार कर उसे क्रियान्वित करते हैं। टीम टीचिंग किससे रिलेटेड होती है? टीचर्स से रिलेटेड होती है। टीचर क्या करेगा इसमें? प्रिपरेशन करेगा, अपनी तैयारी करेगा। किस चीज से रिलेटेड? बच्चे को क्लास में क्या पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड जो प्रिपरेशन करते हैं। तो टीचर्स हु प्रिपेयर टीचिंग प्लान, टीचिंग प्लान आप कह सकते हो उसको, या फिर आप लेसन प्लान कह सकते हो, क्योंकि लेसन प्लान और टीचिंग प्लान दोनों एक ही चीज, एक ही प्रारूप होते हैं, है ना। तो जो टीचिंग प्लान है कि क्या आज मुझे क्लास में जाके पढ़ाना है, तो ये टीम टीचिंग के अंतर्गत आता है। तो ये टीचर्स प्रिपेयर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ मेसोमॉर्फिक इंडिविजुअल्स आर, पर्सनैलिटी आयताकार शारीरिक रचना वाले
व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण क्या हैं? व्यक्तित्व गुण यानी कि पर्सनैलिटी ट्रेट। आयताकार शारीरिक संरचना वाले। ट्रेडिशनल एंड सोशल होते हैं ये। पीस लविंग एंड सॉलिटरी होते हैं। एनर्जेटिक एंड एनर्जी होते हैं। नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। कैसे होते हैं भाई? जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, जो व्यक्तित्व गुण होते हैं, वो कैसे होते हैं? जोशीले एवं क्रोधी। एनर्जेटिक एंड एंग्री इसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा गया है टीचिंग एप्टीट्यूड में, इसको कई बार पूछा जाता है और आसानी से आप आंसर कर सकते हो। टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है? जो शिक्षण व्यू रचना है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य को प्राप्त करने की योजना। कैसे उद्देश्य? जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं या लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अधिगम संबंधित उद्देश्य जो होते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण का प्रकार। एक्स्ट्रा एक्टिविटी इन द क्लास, कक्षा में अतिरिक्त क्रिया, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने की योजना यानी कि प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। मेन चीज हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्निंग, अधिगम होना चाहिए बच्चे का। तो उसके लिए आप क्या प्लान बना रहे हैं, है ना, क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वही क्या कहलाती है? टीचिंग स्ट्रेटेजी कहलाती है। एज ए टीचर शिक्षण मेथोडोलॉजी के बारे में बात किया जा रहा है, हम शिक्षण एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो शिक्षण एप्टीट्यूड है ये टीचर्स पर ओरिएंटेड होता है, टीचर्स बेस्ड होता है कि आप किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी रचना का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे की लर्निंग यानी कि अधिगम को सिखाने के लिए, अधिगम को बच्चा जिससे अच्छे से समझ पाए। तो ऐसा कौन सा मेथड आप यूज करेंगे? तो टीचिंग स्ट्रेटेजी के लिए राइट आंसर है प्लान करना होगा आपको टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोन टू अननोन इज ए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञात से अज्ञात की और क्या है? ये टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधि है, टीचिंग मैक्सिम है या शिक्षण सूत्र है, टीचिंग टेक्निक है या फिर टीचिंग डिवाइस है। तो देखो नोन टू अननोन और इसके अलावा दूसरा क्या होता है? और इसका अपोजिट होता है अननोन टू नोन, है ना। तो ये सब क्या है भाई? ये कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी, इसको हम बोलते हैं शिक्षण सूत्र। टीचिंग मैक्सिम्स कहलाते हैं, विधि नहीं है, टीचिंग सूत्र हैं कि इन सूत्रों के ये फॉर्मूलेज, सूत्र या फॉर्मूलेज मैक्सिम आप इनको बोल सकते हैं। इन फॉर्मूलेज की हेल्प से आप बच्चे को जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इजी करके समझाते हैं। नोन टू अननोन जाना, है ना, जैसे इसमें क्या होता है? नोन टू अननोन इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड के अंदर ये सूत्र आता है, ध्यान देना, इंडक्टिव मेथड। दूसरा होता है हमारे पास डिडक्टिव मेथड, तो उसके अंतर्गत जो मैक्सिम यानी कि जो फॉर्मूलेज हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम ये बोलते हैं नोन टू अननोन या अननोन टू नोन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 7, टू अंडरस्टैंड द हेरिडिटी यू मस्ट अंडरस्टैंड। हेरिडिटी को समझने के लिए आपको क्या चीज को समझना जरूरी है? हेरिडिटी बोले तो वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको क्या आवश्यक रूप से समझना होगा? समानता का नियम समझना होगा, भिन्नता का नियम यानी कि लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन यानी कि प्रतिगमन का नियम या उपयुक्त सभी। तो आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। यहां पर हम हेरिडिटी की बात कर रहे हैं यानी कि वंशानुक्रम की बात कर रहे हैं, तो सभी के सभी जो है सही हैं। इन सभी चीजों को आपको समझना होगा। लॉ ऑफ सिमिलरिटी क्या होती है, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन, तीनों को इंक्लूड करेंगे हम यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। इनमें से कौन सा एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है? साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, नॉन रिफॉर्म टेस्ट, क्वेश्चनरी या फिर ऑब्जर्वेशन। तो देखो सारे ऑप्शंस को समझा देता हूं। देखो जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या किया जाता है, इसमें से पूछा गया कौन सा एक मेथड एजुकेशनल मेजरमेंट नहीं है, नहीं कि शैक्षिक मापन विधि नहीं है। तो इंटरव्यू में आप बच्चे के स्किल्स को देखते हैं, बच्चे के बोलने के तरीके को देखते हैं, तो यहां पर आप बच्चे को मेजरमेंट करते हैं, एजुकेशन मेजरमेंट होता है इंटरव्यू में। क्वेश्चनरीज, आप बच्चे से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है डी ऑब्जर्वेशन यानी कि आप अवलोकन विधि से बच्चों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे की लर्निंग कितनी हो चुकी है। बात करें नॉन रिफॉर्म टेस्ट, अब ये नॉन रिफॉर्म टेस्ट क्या है? ये आता है भाई असेसमेंट के अंतर्गत, ध्यान देना, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की जो एक विधि होती है उसको हम बोलते हैं नॉन रिफॉर्म टेस्ट। तो ये एक एजुकेशनल मेजरमेंट नहीं है, इसमें हम आकलन करते हैं, ध्यान देना, असेसमेंट करते हैं इसमें बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है, कितना बच्चा लर्न कर चुका है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और बाकी जितने साक्षात्कार हो गया, प्रश्नावली हो गया, अवलोकन, तो इसमें हम बच्चे की शैक्षिक योग्यताओं को नापते हैं, है ना, कि बच्चे के अंदर कितनी एबिलिटीज हैं इन विधि के द्वारा। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटी ट्रेड्स। आनुवांशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या होता है? क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र होते हैं, न्यूक्लियस होता है, जीन्स होते हैं, या नन ऑफ द अबव। इसको आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि हेरिडिटी आनुवांशिकता किसके थ्रू होती है भाई? जीन्स के थ्रू होती है। बात क्लियर हुई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 10। एक बालक जो है, ए चाइल्ड इज स्कैर्ड व्हेन ही सी ब्लैक डॉग, ब्लैक कैट एंड ब्लैक कोट, दिस कंडीशनिंग इज इन्वॉल्व। देखो एक बच्चा जो है भयभीत है किस चीज से? जब वो काले कुत्ते को देखता है, काले रंग के कपड़े को देखता है, और या फिर काली बकरी को देखता है। तो इस प्रकार के अनुबंधन को हम क्या बोलेंगे? इसको जनरलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्स बोलेंगे, अनुक्रिया के सामान्यीकरण बोलेंगे, या जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस बोलेंगे, या दोनों के दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर उद्दीपक हो रहा है। उद्दीपक किस चीज से हो रहा है? काली चीज को देखकर बच्चा जो है सेंसिटिव हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विद्यार्थी को कठिन शब्दों का अर्थ समझने की व्यवहारिक विधि है। द प्रैक्टिकल मेथड टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड इज टू tease them, uses of such word in sentences, give them antonyms, give them synonyms, none of the above। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई यहाँ पर? विद्यार्थी को कठिन शब्दों का अर्थ समझने की व्यवहारिक विधि कहलाती है ऑप्शन नंबर ए, टीज देम यूजेस, कि आप शब्दों का प्रयोग करके पढ़ाएंगे बच्चे को। क्या समझाना है आपको? कठिन शब्द समझाने। आप कठिन शब्द समझाने के लिए सबसे अच्छी विधि है कि आप बच्चों को जो हार्ड वर्क है, जो हार्ड सेंटेंस है, उसको प्रैक्टिस कराएं, उसकी ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसी एक्टिविटी कराएं जिससे बच्चा प्रैक्टिस करते चला जाए अपने आप, तो वो उन शब्दों को आसानी से सीख जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज विच एस्पेक्ट टू हिज बिहेवियर। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष कहलाता है? यानी कि जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो आपके व्यवहार का, आपके बिहेवियर का कौन सा एस्पेक्ट है, कौन सा पक्ष है? संज्ञानात्मक पक्ष है यानी कि कॉग्निटिव है, गैर संज्ञानात्मक पक्ष है, बौद्धिक पक्ष है यानी कि इंटेलेक्चुअल है, या फिर एक्सटर्नल एस्पेक्ट है? तो ये जो पर्सनैलिटी होती है भाई ये होती है नॉन कॉग्निटिव। संज्ञान में क्या आता है? संज्ञान में जो हमारी मेंटल एबिलिटीज होती हैं, मस्तिष्क से रिलेटेड जितनी सारी चीज होती हैं वो किस में आती है? वो संज्ञान में आती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज में आती हैं। तो जो पर्सनैलिटी है आपकी वो यानी कि आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं, कैसे मिलते जुलते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या आपके बोलने का तरीका है, मतलब ओवरऑल आपका व्यक्तित्व कैसा है, वो गैर संज्ञानात्मक नॉन कॉग्निटिव पक्ष के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर देखते हैं। एज ए टीचर इफ यू वांट टू करेक्ट द बैड हैबिट ऑफ ए स्टूडेंट। आप अध्यापक हैं और एक बच्चे की गलत आदतों को आप सही करना चाहते हैं, तो विच थ्योरी ऑफ लर्निंग विल यू कीप इन माइंड बाय प्लानिंग द एक्शन। तो आप कौन सी ऐसी थ्योरी है जो लर्निंग थ्योरी है, कौन सी ऐसी लर्निंग थ्योरी का आप प्रयोग करेंगे बच्चे की बुरी आदत को सही करने के लिए? ऑप्शन देखते हैं। इनसाइट थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, या फील्ड थ्योरी। तो देखिए अगर आप बच्चे की हैबिट्स को सही करना चाहते हैं तो आप क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ओके, इनसाइट थ्योरी किसने दी है भाई? इनसाइट थ्योरी दी है कोहलर ने। ध्यान रखना ये कोहलर ने दी है इनसाइट जो थ्योरी दी है। यहां पर हम किसका बात करेंगे? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट, व्हाई माइक्रो टीचिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन। कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? जो माइक्रो टीचिंग, जो आपकी ट्रेनिंग भी हुई होती है जिसमें टीचर्स पीछे बैठते हैं और आपकी जो टीचिंग होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसका इस्तेमाल क्लासरूम कम्युनिकेशन में कहाँ किया जाता है? फीडबैक के लिए किया जाता है, टू डेवलप वेरियस स्किल, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु किया जाता है, टू कंप्लीट द लेसन, पाठ पूर्ण करने के लिए, या इवैल्यूएट यानी कि मूल्यांकन करने के लिए। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पर जो माइक्रो टीचिंग होती है टू डेवलप वेरियस स्किल, विभिन्न प्रकार के कौशलों को विकास करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द बिहेवियर ऑफ ए टीचर मे बी फ्रॉम वर्बल टू नॉन वर्बल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। ये ट्रू है, सही नहीं है, पार्शियली ट्रू यानी कि आंशिक रूप से सही है, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि भाई जो टीचर का बिहेवियर होता है वर्बल से नॉन वर्बल इन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, तो ये क्या है? ये बिल्कुल सही है। संप्रेषण के दौरान यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है?
टीचर का एक व्यवहार होता है। ये क्या है? सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये 15 क्वेश्चंस आज हमने टीचिंग मेथोडोलॉजी में डिस्कस किए। रिमेनिंग 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नए सेशन में एलटी प्रिपरेशन के लिए, उत्तराखंड के लिए जिसका एग्जाम होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।